हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में राग दरबारी उपन्यास को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास को श्री लाल शुक्ल ने लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग श्री लाल शुक्ल के जीवन वृत्त एवं उनके रचनाओं से आरंभ करते हैं। देखिए, श्री लाल शुक्ल का जन्म लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे के निकट अजरौली ग्राम में 31 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला लाइन से ही आपको 3-4 प्रश्न बन जाएंगे, जैसे कि राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं, तो श्री लाल शुक्ल हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मोहनलालगंज कस्बे के निकट अजरौली में। ठीक है, गांव का नाम है अजरौली। और कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1925। ठीक है, पूरा डेट 31 दिसंबर 1925। ठीक है, देखिए आगे है, श्री लाल शुक्ल के पिता पंडित ब्रज किशोर संस्कृत, उर्दू, हिंदी आदि भाषाओं के जानकार थे। ये एक सामान्य कृषक थे। ये एक क्या थे, तो सामान्य कृषक थे। कौन, तो इनके जो पिता थे पंडित ब्रज किशोर। ठीक है, चलिए आगे है, श्री लाल शुक्ल के दादा पंडित गदाधर प्रसाद शुक्ल संस्कृत, हिंदी, उर्दू एवं फारसी के अच्छे जानकार तथा संगीत प्रेमी थे। ठीक है, मतलब इनके दादा फारसी भी जानते थे और बाकी 3 चीज़ कॉमन है। पिता और इनके दादाजी में जो भाषा जानते हैं, संस्कृत, उर्दू और हिंदी। ठीक है, उनके दादाजी फारसी भी जानते थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि श्री लाल शुक्ल की माताजी एक कुशल गृहिणी थी। चलिए आगे देखते हैं। लिखने पढ़ने का शौक रखते थे। श्री लाल शुक्ल के जो माताजी थे ना, वो कुशल गृहिणी थे और साथ ही साथ ना लिखने पढ़ने का भी इनको शौक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्री लाल शुक्ल ने लिखा है कि जब मेरी माँ 57 साल की थी, कितने, 57 साल की थी, उस समय मैंने उन्हें राइफल चलाना सिखाया था। क्या चलाना सिखाया था, राइफल चलाना सिखाया था। और उनका निशाना भी अच्छा खासा हो गया था। निशाना क्या होगा, हो गया था, अच्छा खासा निशाना उनका भी हो गया था। श्री लाल शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज कस्बे में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ, तो लखनऊ के जनपद के मोहनलाल कस्बे में। तत्पश्चात कान्य कुंज कॉलेज। ठीक है, तब कहाँ, कान्य कुंज कॉलेज कानपुर से उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे। सन 1945 ईस्वी में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय याद रखिएगा, क्योंकि लेखक लोगों का जहाँ से पढ़े थे उस कॉलेज या विश्वविद्यालय का नाम ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 1945 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए थे और आगे की पढ़ाई इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक तक की पढ़ाई किए थे। शुक्ल जी लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई किए थे ना, लखनऊ विश्वविद्यालय से शुरू किए थे, किंतु पूरा नहीं कर सके। अपना जो लॉ की पढ़ाई था, कानून का पढ़ाई, इसको पूरा नहीं कर सके। शुक्ल ने स्नातक करने के बाद कुछ समय तक इंटर कॉलेज लखनऊ में अध्यापन का कार्य भी किया। ठीक है, स्नातक करने के बाद कुछ समय तक इंटर कॉलेज लखनऊ में अपना क्या किया, अध्यापन का कार्य भी किया। श्री लाल शुक्ल का विवाह सन 1948 ईस्वी में कानपुर के एक परिवार में गिरिजा से हुआ। ठीक है, कानपुर के एक परिवार में गिरिजा से हुआ। गिरिजा जी एक बीमारी के कारण
सन 1997 में ही गुजर गई थी। सन 1949 ईस्वी में शुक्ल जी की नौकरी राज्य सिविल सेवा में हो गई तथा बाद में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी बन गए। ठीक है, राज्य सेवा सिविल से वो क्या किए, प्रमोशन हो गया होगा, तो फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी बन गए होंगे। श्री लाल शुक्ल कुछ वर्षों तक इलाहाबाद के एक मिनिस्टर के रूप में कार्य किया और 30 जून 1983 ईस्वी को रिटायर्ड हो गए। ठीक है, श्री लाल शुक्ल जी ने अपनी सेवा से बहुत अनोखे अनुभव प्राप्त किए और उन्होंने कच्चे माल की तरह अनुभव संपदा का उपयोग अपने साहित्य रचना में किया। श्री लाल शुक्ल की मृत्यु 28 अक्टूबर 2011 ईस्वी को पार्किंसन बीमारी के कारण सदर अस्पताल लखनऊ में हो गया था। ठीक है, 2011 में, याद रखिए कब हुआ था, 2011 में। जन्म हम लोग पढ़े थे, जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1925 में। ठीक है, दिसंबर वाला दिन याद मत रखिए, 1925 डायरेक्टली याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, श्री लाल शुक्ल ने स्नातोत्तरकालीन साहित्य में सन 1954 ईस्वी में लेखन यात्रा की शुरुआत की। चलिए आगे देखते हैं श्री लाल शुक्ल जी के रचना। देखिए, सबसे पहले हम लोग उपन्यास देख लेते हैं कि श्री लाल शुक्ल जी का कौन कौन से उपन्यास हैं। सूनी घाटी का सूरज 1957 में प्रकाशित हुआ था। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित हुआ था। सीमाएं टूटती है 1973 में। पहला पड़ाव 1987 में। राग बिराग 2001 में और अज्ञातवास 1962 में। आदमी का जहर 1972 में। मकान 1976 में और विश्रामपुर का संत 1998 में। अब इनके कहानी संग्रह के बारे में बात करेंगे। यह घर मेरा नहीं 1976 में प्रकाशित हुआ। सुरक्षा और अन्य कहानियाँ 1991 में। उमराव वनपुर में कुछ दिन 1993 में। इस उम्र में 2003 में और 10 प्रतिनिधि कहानियाँ 2003 में। व्यंग प्रधान निबंध अंगद का पाँव 1998 में। यहाँ से वहाँ 1970 में प्रकाशित हुआ। मेरा श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं 1976 में। कूद जमीन पर कुछ हवा में 1990 में। आओ बैठ ले कुछ देर 1995 में। अगली शताब्दी का शहर 1996 में। जहालत के 50 साल 2003 में। खबरों की जुगाली 2005 में। ठीक है, जीवनी भी ये लिखे थे। भागवती चरण वर्मा 1989 से प्रकाशित हुआ और अमृत लाल नागर 1994 में प्रकाशित हुआ। आलोचना अज्ञेय जैसे कि कुछ रंग कुछ राग 1999। संपादन का काम भी किए थे। हिंदी हास्य व्यंग संकलन 2000 ईस्वी में। बाल साहित्य में संजय और विजय 1994 में। बब्बर सिंह और उसके साथी 1999 में बच्चों के लिए लिखा गया लघु उपन्यास है। इनको बहुत सारा सम्मान मिल चुका है, जैसे कि राग दरबारी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970। मकान उपन्यास पर मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य परिषद का पुरस्कार 1978। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के निर्देशन का पद 1980। भारतीय लेखक प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन बेलवेड 1981। साहित्य अकादमी के हिंदी सलाहकार समिति सदस्य 1982। एमिरेट्स
फेलोशिप भारत सरकार 1987 से 90। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान साहित्य भूषण सम्मान 1988। गोयल साहित्य पुरस्कार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1991। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान अति विशिष्ट लाहिया सम्मान 1994। शरद जोशी सम्मान एमपी का है 1996 में। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश 1997। बिड़वा फाउंडेशन का व्यास सम्मान 1999 और यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश 2005। पद्म विभूषण 2008। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011। श्री लाल शुक्ल के जीवन के 80 वर्ष पूरे होने पर दिसंबर 2005 में नई दिल्ली में इनके सम्मान में आयोजन किया गया, जिसमें उनके जीवन पर आधुनिक पुस्तक श्री लाल शुक्ल जीवनी का उद्घाटन हुआ। ठीक है, प्रमोशन किया गया उस दिन। आगे है राग दरबारी उपन्यास का सारांश। अब आरंभ होता है। देखिए, श्री लाल शुक्ल ने राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू किया और 1967 में समाप्त किया। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ और 1970 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया। सन 1986 ईस्वी में दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में भी लाखों लोगों के द्वारा राग दरबारी उपन्यास को पसंद किया गया। यह एक बृहद उपन्यास है, तकरीबन 425 पृष्ठों वाला, जिसमें कोई एक घटना अथवा सीमित पात्र न होकर आज़ादी के बाद का समस्त भारत इसमें समाया हुआ है। जैसे हम लोग बहुत सारे उपन्यास वगैरह में देखते हैं कि कोई एक मुख्य जो है ना वो नायक होता है, लेकिन इसमें कोई मुख्य नायक न रहकर पूरा जो आज़ाद भारत था उस समय का, उसी को इसमें शामिल किया गया है। इस उपन्यास के बारे में स्वयं श्री लाल शुक्ल कहते हैं कि राग दरबारी का संबंध एक बड़े से नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है। एक बड़े नगर के से कुछ दूर बसे गांव की जिंदगी से है, जो 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थी और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसड़ रही है। यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। ठीक है, जो विकास के नारा वहाँ लग रहा था, लेकिन एक निहित स्वार्थी या अनेक निहित स्वार्थी व्यक्ति के चलते विकास वहाँ पास नहीं हो रहा था, यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। राग दरबारी उपन्यास के पात्र रंगनाथ, वैद्य जी, बेला, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, प्रिंसिपल साहब, जोगनाथ, सनीचर, लंगड़, मास्टर मोतीराम, रामादीम, भीमक खेड़वी, खन्ना मास्टर, गयादीन छोटे, पहलवान और कुशहर प्रसाद, कालिका प्रसाद। ठीक है, देखिए ये था बद्री पहलवान। ठीक है, एक ही में है, बद्री पहलवान का नाम एक है और ये पहलवान एक अलग व्यक्ति का नाम है। ठीक है, 35 अंशों के अध्यायों के विभक्त राग दरबारी उपन्यास रिपोर्ताज शैली में रचित है। क्या में? रिपोर्ताज शैली में। इसकी कथा ग्रामांचल से संबंध होने के बावजूद भी यह आंचलिक उपन्यास नहीं है। मतलब ग्रामांचल से इसका संबंध है, कहाँ से? गांव से है, लेकिन यह जो है ना, यह आंचलिक उपन्यास नहीं है। यह उपन्यास साठोत्तरी व्यंग उपन्यासों की परंपरा में
मील का पत्थर है और इसे हिंदी उपन्यासों की ऐतिहासिक उपलब्धि कहा जा सकता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, कहा जा सकता है तो हिंदी उपन्यासों की ऐतिहासिक उपलब्धि, क्योंकि यह उपन्यास जो है ना वो साठोत्तरी व्यंग उपन्यासों की परंपरा की मील की आधार है या पत्थर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनैतिक व्यवस्थाओं का ऐसा तेजाबी एवं व्यंग्यात्मक प्रस्तुतिकरण सर्वप्रथम हुआ है। राग दरबारी उपन्यास वस्तुतः विद्या की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। संपूर्ण उपन्यास में व्यंग की वानगी के साथ जीवन के विविध क्षेत्रों की विसंगतियों की ऐसी तीक्ष्ण अभिव्यक्ति, दूषित व्यवस्था के विरुद्ध ऐसा तीव्र आक्रोश मूलक स्वर अनियंत्र उपलब्धि नहीं है। इस उपन्यास में परिवेश की विसंगतियों, व्यवस्थाओं के प्रहारों और राजनीतिक तथा सामाजिक विदुपदाओं का पूरा दस्तावेज यह अंकित किया गया है। इसमें स्वतंत्र भारत के गांवों की बदलती तस्वीर बड़ी बेकाबी के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास राष्ट्रव्यापी अराजकता और अव्यवस्था की प्रतीक कथा तथा विद्रूपदाओं का महाभारत है। इस उपन्यास में गांवों को शहरीपन या सैलानीपन की नज़र से नहीं देखा गया है। उपन्यास में पुरानी सड़ी गली परंपराओं, अंधविश्वासों एवं रीति रिवाजों पर व्यंग किया गया है। इस उपन्यास का कथानक और उसकी समस्त घटनाओं का केंद्र शिवपालगंज है, जो आम देहात जैसे गांव है जिसे टाउन एरिया नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सभी घटना दिखाया गया है वो शिवपालगंज का ही दिखाया गया है। यह शिवपालगंज उत्तर प्रदेश के अवधी भाषा क्षेत्र का प्रतीक है। ठीक है, यह एक प्रांत है। ठीक है, उपन्यास की शुरुआत बैद जी के भांजे रंगनाथ से होता है, जो अपने शोध कार्य एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए मामा के पास आता है। यह इतिहास विषय से एमए कर चुका है। यह क्या किया है, एमए कर चुका है। शिवपालगंज सूत्रांतरोत्तर भारत के विकृत और पतनोन्मुखी गांव का प्रतीक है, जहां कस्बानुमा गांव है, इंटर कॉलेज है, थाना है, पोस्ट ऑफिस है, ग्राम सभा है, सहयोग समिति है और शराब घर भी है। उपन्यास के मुख्य पात्र वैद जी हैं। ये सारे गांव की प्रगति और विकास के प्रवर्तक तथा संरक्षक हैं। ये अवसरवादी नेताओं के प्रतीक के रूप में वर्णित हुए हैं। वैद जी इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं। शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर कॉलेज की अर्थव्यवस्था आदि सभी बातें इनके इशारे पर ही होती है। वैद जी एक पेशा वैदक का भी हैं। वैद जी का पेशा क्या है, वैदक का भी है। उसने रोग को 2 वर्गों में बांट रखा है, प्रकट रोग और गुप्त रोग। वैद जी के दवाखाने का यह विज्ञापन था, जीवन से निराशा, नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। वैद जी कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे और इसमें होने वाले गबन
इन्हीं के देख रेख में होता है। स्थानीय नेता, सरकारी कर्मचारी तथा दारोगा वैद्य जी के हाथ की कठपुतली माफिक है। देखिए, स्थानीय नेता, सरकारी कर्मचारी और दारोगा वैद्य जी के हाथ की क्या थे? वो सब कठपुतलियाँ थे, यानी कि जैसे वैद्य जी बोलते थे वैसा ही उन लोग किया करते थे। ठीक है। समासत वैद्य जी के व्यक्तित्व में स्वार्थपरता, अवसरवादिता, झूठे आश्वासन, कुर्सी प्रेम, भाई भतीजावाद और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, गुटबंदी आदि सभी सामाजिक एवं मानसिक विकृतियां थी सब। वस्तुतः वैद्य जी उन राजनेताओं के प्रतीक हैं जिन्होंने अपने काले कारनामे से जनतंत्र और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था को विकृत और विद्रूप बना दिया है। शिवपालगंज में जो कॉलेज है उसका नाम है छंगालाल इंटरमीडिएट कॉलेज। इस कॉलेज में होने वाली गुटबाजी, चुनावबाजी, प्रबंध समिति, प्रिंसिपल की कार्यनीति, मास्टरों के पढ़ाने की नीति पर शुक्ल जी ने करारा व्यंग किया है। कॉलेज के विज्ञान के मास्टर मोतीराम, जो बीएससी पास थे, पढ़ाने के कम और अपनी आटा चक्की पर ज़्यादा ध्यान देते थे। कौन? तो कॉलेज के विज्ञान के मास्टर मोतीराम। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरार थे, किंतु बच्चों की रुचि इस विषय में बिल्कुल नहीं थी। इनके क्लास में बच्चे पत्र पत्रिकाओं और जासूसी किताबें पढ़ा करते थे। वैद्य जी का बड़ा बेटा बद्री पहलवान के साथ गुंडों का भी नेता या अगुआ था। गांव में गुंडागर्दी फैलाना, पिता के षड्यंत्रों में सहयोग करना, लाठी एवं गुंडों के बल पर कोई भी कार्य कराना आदि इसका काम है। रूपन बाबू वैद्य जी का 18 वर्षीय छोटा बेटा है, जो 10वीं क्लास में लगातार 3 वर्षों तक अध्ययन करता रहा और फेल होता रहा। कौन? रूपन बाबू, छोटा बेटा है वैद्य जी का। ठीक है। रूपन रंगीला छात्र नेता है। रूपन क्या है? रंगीला छात्र नेता है। गुंडागिरी करना इसकी पैदाइशी पेशा है। उपन्यास की एकमात्र स्त्री पात्र है गया दिन की लड़की बेला। बेला को रंगीला रूपम प्रेम पत्र लिखता है। रंगनाथ इस उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है। रंगनाथ क्या है? इस उपन्यास का दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है, जो शिवपालगंज की जिंदगी को तटस्थतापूर्वक देखता है और ये नायक के रूप में भी है। रंगनाथ हमारे देश के निष्क्रिय बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो विवेकशील होकर भी विद्रूपताओं के प्रति मौन एवं तटस्थ बना रहता है। कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से आधुनिक संस्था प्रमुखों की आर्थिक विपन्नता और पारिवारिक बोझ की चक्की में पीसने वाला व्यक्तियों का चरित्र खींचा गया है। बेला गयादीन की कुंवारी कन्या है, जो यौनाचार की स्वच्छंद प्रतिमा है अथवा काम स्वतंत्रता का प्रतीक है। वह सिनेमा की शैली में पत्र लेखन करती है, कुंवारी रहकर भी वैवाहिक जीवन का आनंद लेती है। बेला, जो उपन्यास की एकमात्र स्त्री पात्र है, इसके माध्यम से शुक्ल जी भारतीय समाज के नारी जगत की विवाह प्रथा, दहेज समस्या, प्रेम आदि बातों को उद्घाटित किया है। उपन्यास का
एक पात्र जोगनाथ भी है। स्नातीय ये स्थानीय गुंडा है। जोगनाथ क्या है? स्थानीय गुंडा है जो हमेशा नशे में रहता है। शनिचर वैद्य जी का नौकर है। इसका असली नाम मंगलदास है। क्या है? मंगलदास। राग दरबारी में यह दिखाया गया है कि हमारा लोकतंत्र ऐसी चीज है जो बदन पर महज एक जांघिया धारण करने वाले शनिचर को ग्राम प्रधान भी बना सकता है। बस उसकी एक शर्त है कि वह प्रधानी पूर्व और प्रधानी बाद भी पूरी आस्था के साथ वैद्य जी की बैठकी में भांग पीसता रहे। लंगड़ का असली नाम लंगड़ प्रसाद है। यह आम आदमी का प्रतीक है जो भ्रष्ट तंत्र का शिकार होता है और अपने सरल स्वभाव के कारण उस तंत्र के आगे झुकता रहता है। वस्तुतः लंगड़ सैद्धांतिक सत्य और धर्म की लड़ाई लड़ने वाला, देश की न्याय प्रणाली में आस्था और श्रद्धा रखने वाला एक ईमानदार व्यक्ति है जिसे गांव के लोग महामूर्ख, जाहिल और बेवकूफ़ समझते हैं। गयादीन कॉलेज प्रबंध समिति का उपसभापति और सुदखोर बनिया है जो परिस्थिति के अनुसार कार्य करने में माहिर है। यह भाग्यवादी और निराशावादी व्यक्ति है। खन्ना मास्टर प्रिंसिपल का विरोधी होने के कारण दोनों में हमेशा शीत युद्ध की स्थिति बनी रहती है। कुटिल एवं मकारी प्रवृत्ति वाला खन्ना व्यंग्य एवं अशिष्ट भाषा का जो खूब प्रयोग किया करता है। रामादीन धोकड़ मेवड़ी शिवपालगंज से सटा गांव भिकनखेड़ का रहने वाला है। कहाँ का है? भिकनखेड़ का रहने वाला है। यह वैद्य जी का जबरदस्त विरोधी है। कलकत्ता में अफीम का कारोबार करता है जिसके कारण 2 वर्ष का कारावास भी इसे होता है। रामाधीन भिकड़मेड़वी भ्रष्ट राजनीति का प्रतीक है। यद्यपि वैद्य जी का विपक्षी होने के कारण इसे प्रतिनायक भी कहा जा सकता है। राग दरबारी उपन्यास में नायक की बात की जाए तो इसका नायक शिवपालगंज का परिवेश हो सकता है, कारण सारी घटना इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। राग दरबारी उपन्यास के अंत में रंगनाथ को प्रस्तुत किया गया है। इस उपन्यास का शीर्षक राग दरबारी प्रतीकात्मक है। यह शीर्षक आज़ादी के पश्चात भी हमारे देश में पल रही उस प्रवृत्ति का प्रतीक है जिसमें हमारे सभी मूल्य चकनाचूर हो गए थे। प्रतीक का एक उदाहरण ये है जो नीचे दिया गया है। देखिए, राग दरबारी कहने का मतलब कि किसी का चाटुकारिता करना, ठीक है। मदारी जहन्नुम में जाने के बजाय वहीं जोर जोर से गाने लगा था और उसकी डुगडुगी अब नई ताल पर बज रही थी। कुछ दूरी पर कूदते दुम हिलाते कमर लपलपाते भौंक रहे थे। लंगड़े घेरा बांधकर खड़े हो गए थे। लड़के घेरा बांधकर खड़े हो गए थे। दोनों बंदर मदारी के सामने बड़ी गंभीरता से मुंह फुलाकर बैठे हुए थे और लगता था कि वे उठेंगे तो भरतनाट्यम के नीचे नहीं नाचेंगे। ये क्या हुआ? तो ये हो गया उसका चाटुकारिता मदारी के बारे में। उपरोक्त गद्यांश में वैद्य जी मदारी के, शनिचर और प्रिंसिपल कुत्ते के, रंगनाथ और रूपन बंदर के प्रतीक हैं। ठीक है, तो प्रतीक दे करके समझाया गया है।
राग दरबारी की रचना प्रक्रिया के बारे में स्वयं श्री लाल शुक्ल कहते हैं, किताब लिखना दिमाग के लिए कठोर और शरीर के लिए कष्टप्रद कार्य है। दिमाग के लिए क्या है? दिमाग के लिए कठोर है और शरीर के लिए कष्टप्रद कार्य है। इस उपन्यास की भाषा में आंचलिकता के तत्व हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध प्रांत में बोले जाने वाली बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है। अवध प्रांत में जो है वो बोले जाने वाली बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है। कई जगह तो सीधे सीधे अवधी भाषा में ही किए गए वार्तालाप को उद्धृत कर दिया गया है। राग दरबारी के बारे में कुछ विशेष विद्वानों की राय है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है। ठीक है, उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। नेमीचंद्र जैन के अनुसार आज के भारतीय जीवन की विभिन्न स्थितियों के प्रभावी चित्र राग दरबारी में है, जो हमारे अति परिचित अनुभवों को फिर से ताज़ा कर जाते हैं। डॉक्टर राम शरद मिश्र आज की राजनीति ने भारतीय गांव की जिंदगी को कितना तोड़ दिया है, उसमें कैसे कैसे अजनबी स्वर उभार दिए हैं, लेखक ने बहुत सहज भाव से इस यथार्थ को मूर्त किया है। डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने के अनुसार श्री लाल शुक्ल ने शिवपालगंज के प्रवृत्तियों का उद्घाटन अपना उद्देश्य समझा है। अतः मनुष्य के मन के भीतर छुपे हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं को संवादों के माध्यम से उद्घाटित कर खोखले मनुष्य के कृत्रिम रूप को उजागर किया है। डॉक्टर नामवर सिंह राग दरबारी जैसे उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल को इतनी देर से ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए ज्ञानपीठ अकादमी को पश्चाताप करना होगा। ज्ञानपीठ इसी पश्चाताप की हकदार है। आगे कुछ राग दरबारी उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन है। देखिए, ऐसी कौन सहकारी यूनियन है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं, ये वैद्य जी बोले हैं। सार्वजनिक जीवन का मूल मंत्र है सबको दयनीय समझो, सबका काम करो और सबसे काम लो, ये रूपन बाबू बोले हैं। उच्च शिक्षा रास्ते में पड़ी वह कुतिया है जिसे कोई भी लात मारकर निकल सकता है, वे सेम लेखक है। विलायत का एक चक्कर लगाने के लिए यदि साबित करना पड़ जाए कि हम अपने बाप की औलाद नहीं तो उसे साबित कर देंगे। प्रिंसिपल बोला है जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें किसी खन्ना की ही जगह मिलेगी। प्रिंसिपल बोला है तुम्हार गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसी है। रंगनाथ बोला है कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। रंगनाथ, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसों की जहाँ किफ़ायत हो वह उधार ही मुंह मारता है। मोतीराम बोला है मैं तू और तू, मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता हूँ। ये कौन बोला है? वैद्य जी। हिंदुस्तानी छैला आधा उजला आधा मैला, घोड़े की लाल और मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती। चपरासी बोला है घोड़े की लात है ना, ठीक है। तुम मंझोली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो, तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। रंगनाथ बोला है यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी है, बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू हैं। देखिए
राग दरबारी उपन्यास का अब हम लोग सारांश पढ़ लेते हैं। एक सारांश हम लोग पीछे देख चुके हैं पॉइंट वाइज, ठीक है। अब हम लोग विस्तार से थोड़ा देखेंगे। राग दरबारी के रचनाकार ने अपने प्रस्तावना में लिखा है कि 1964 के अंत में इसका श्री गणेश किया गया, इसकी समाप्ति 1967 में किया गया, 68 में प्रकाशित किया गया और इसमें 1969 में इस पर मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। आज़ादी के लगभग 50 वर्ष बाद भी इसको पढ़ने से यह ज्ञात नहीं होता है कि इसमें कोई पुरानी बातें नहीं हैं। पुराने दिन की बातें भी जब आज भी उसी तरह बनी हुई हो तो निश्चित ही आश्चर्य लगने वाली बात है। सामान्य उपन्यास के लिखने के तौर तरीके को शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सामान्य उपन्यास के लिखने के तौर तरीके को शैली कहते हैं, जबकि रचनाकार के द्वारा कथा की गति, लय, प्रवाह, संवाद एवं अभिव्यक्ति के तरीके में पौनापन दृष्टिगत होता है, तब उस शैली को व्यंग्यात्मक शैली के नाम से जानते हैं। इस उपन्यास की कहानी कुछ नई चीज़ें लेकर उपस्थित होती है जिसे देखा जा सकता है। शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। ठीक है, चलिए आगे है। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। इस कथन में कितना कड़वाहट है जिसे देखा जा रहा है। आज तक लोग यही जानते थे कि बलात्कार करने वाला कोई व्यक्ति होता है या व्यक्ति का समूह होता है, पर उपन्यासकार ने निर्जीव को भी सजीव की तरह बलात्कार की श्रेणी में डाल दिया है। बलात्कार शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है, जिसका पहला शब्द बल और दूसरा शब्द है आकार, जिसमें त वर्ण मध्य में संलिप्त है। बल का अर्थ ताकत और शक्ति का अर्थ है तक आकार का अर्थ रूप देना होता है। अर्थात किसी के साथ जब कोई उसके मन के प्रतिकूल बल पूर्वक कार्य करता है वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। उपन्यास में उपन्यास के प्रारंभ में शिवपालगंज का नाम प्रस्तावित है। इसको कहीं अलग से खोजने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाएगा तो हमारे बीच छोटे बड़े अनेक शिवपालगंज, अनेक वैद्य जी, अनेक रंगनाथ, अनेक रामादीन, भीमखेड़वी मौजूद मिल जाएंगे। रचनाकार के लिए यह गर्व की बात होगी, पर इससे भी उत्कृष्ट बात यह है कि लिखे जाने के बाद भी आज उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। उस समय के पाठक या अध्येता को वे बातें काल्पनिक लगती है, पर आज भी वे बातें सच्चाई की बयां करने में पीछे नहीं होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस भावनाओं, कल्पनाओं एवं प्रारूपों के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसको पूरा करने में अभी भी हमारे राजनेतागण सफल नहीं हुए हैं। उनकी कुर्बानी के साथ इतना बड़ा अन्याय पाठक एवं अध्येता के लिए विचारणीय विषय छोड़ रहा है, जिसको अंदर बाहर के झोंक पर उसको पूरा कदर के साथ निर्वहन करना उनका धर्म हो जाता है। इस उपन्यास के पात्र अपनी अपनी भूमिका के लिए काम कर रहे हैं। पाठक एवं अध्येता उनके क्रियाकलाप, व्यवहार, उनके बाहर भीतर की अच्छाई बुराई से परिचित होकर अपने आत्म संतुलन पर तौल रहे हैं कि इसका वजन कितना सही है और कितना गलत है। उसका एक तरफ स्वाद चख रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी कमियों के प्रति खींच रहे हैं। समाज में जितने भी जवाबदेह होते हैं, लगभग उन सभी कोटि के पात्र को उपन्यासकार ने
यथास्थान देने का प्रयास किया है। यहाँ का वातावरण शहर और गांव से मिलता जुलता है। गांव की राजनीति कितनी उलझी हुई है, उसको कैसे सुलझाया जाए। शहर की राजनीति कितनी बेढब है और उसका क्या रूप होना चाहिए, इस पर भी उपन्यासकार ने निगाह रखा है। इस उपन्यास में गांव की राजनीति के दो मुख्य केंद्र हैं। पहला वैद्य जी और दूसरा रामाधीन भीखम खेड़वी। वैद्य जी परोक्ष रूप से गांव का कॉलेज एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी को संचालित करते हैं। इस बार के चुनाव में वैद्य जी के गुट का प्रधान पद मिल गया था और रामदीन के पास अवैध धंधा का एकाधिकार था। वैद्य जी के दो बेटे थे। एक बेटा अखाड़े में पहलवानी करता था तो दूसरा बेटा बाजी अर्थात कॉलेज में राजनीति तथा गुंडागर्दी। रंगनाथ उस शहर का पढ़ा लिखा लड़का रहा होगा। इस उपन्यास का नायक है यह रंगनाथ। वह अपने मामा के पास कुछ दिनों की छुट्टी के लिए यहाँ रहा है। ये सभी पात्र सिपालगंज के ही हैं। कहानी से स्पष्ट होता है कि यह लखनऊ के पास की ही जगह की कहानी है जहाँ बोलचाल की बोली जो है अवधि है। कहानी में हास्य का जो रूप उजागर किया गया है उसे हास्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यवस्था के जड़ में अनैतिकता इस प्रकार विकसित हो रही थी जिसे सर्वग्राहा नहीं कहा जा सकता था। जो भी इस उपन्यास में प्राप्त है उनका क्या उद्देश्य है यह भी स्पष्ट नहीं है। सरकारी तंत्र का जो दृश्य उपस्थित किया गया है वह यथार्थ है, उसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जो स्तरीय नहीं है उसका स्तर इतना गिर गया है जो उच्च शिक्षा के संदाध की ओर संकेत कर रहा है। यह उसकी वास्तविक स्थिति है। यह स्थिति पुलिस प्रशासन, न्यायालय, सरकारी विद्यालय, निरीक्षक, गांव के प्रधान एवं शोधार्थी की भी है। हर प्रधान व्यवस्था को अपने अनुसार ढालना चाह रहा है, जो कि किसी भी दृष्टि से अनुकरणीय नहीं है। उसका प्रभाव पात्र पर प्रतिकूल पड़ता है, पर उसके कर्मी हैं उसे आदर्श का रूप मानते हैं जो उसकी कमी को उजागर करता है। सामान्य जन परेशान दिखते हैं। वे यही सोचते हैं कि जिसके पास शक्ति है वही कुछ कर सकता है, पर उनमें वह क्षमता नहीं है जिससे समाज का कल्याण हो। उसमें तो वह क्षमता है जिससे केवल उसका कल्याण होगा और सामान्य जन का ह्रास होगा। यह मानसिक पाठक और अध्येता को झकझोरता है कि यदि इस तरह व्यवस्था चलती रही तो निश्चय ही शहीदों का अपमान सुनिश्चित है। उसे बचाने के लिए पाठक एवं अध्येता को आगे आना होगा और उसकी गलत मानसिकता को ध्वस्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उपन्यासकार ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से रबड़ स्टाम्प लोग के माध्यम से सत्ता संचालित करते हैं। उसका समाज पर कितना बुरा असर पड़ेगा इससे कोई महज या मतलब नहीं है, जो कि सत्ता की कमी के उजागर करता है। उपन्यासकार ने इस उपन्यास में आदर्श एवं यथार्थ के बारे में 36 के संबंध में माध्यम से पाठक एवं अध्येता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है।
शहर का कोई पढ़ा लिखा हुआ नवयुवक गांव पहुंचता है तो उसे सभी संस्थाएं भ्रष्टाचार में ही संलिप्त दृष्टिगत होती है, माने दिखती है, जिससे वह संघर्ष करना चाहता है। संघर्ष के माध्यम से ही सुधार संभव है। लेकिन आज के दौर में बहुत कम लोग ही उससे लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लड़ने वाला लड़ते रहते हैं और भ्रष्ट लोग उसे कम पैसे पर खरीद कर अपना काम करते नजर आते हैं। जब कोई भ्रष्ट लोग के विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो उसके आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की जाती है। वे अपनी निर्लज्जता को घेर पी गया है, नैतिकता को भी जड़ से कबाड़ने पर लगा हुआ है। उसको किसी से न डर है न भय। ऐसी निर्भीकता समाज के सामने एक प्रश्न छोड़ रहा है कि वह या तो गुंडा है या तो रंगदार। जब ऐसे लोग के हाथों में व्यवस्था जाएगी तो अच्छे दिन की जगह बुरे दिन सुनिश्चित हैं। यह कितना सत्य है, इसकी अच्छे दिन कहने वाले के पास अच्छे दिन सुरक्षित हो जाएंगे। यह कब तक उसके पास रहेगा यह भी नहीं जानता है, क्योंकि बुरे दिन भी उसके सामने झांकने के लिए उत्सुक है। उसकी उत्सुकता इतनी तीव्र है कि जिसको रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, वह वैसे लोगों को ताकत नहस करके ही दम लेता है। पर उस संघर्षों में व्यक्ति को शहर छोड़ना पड़ गया। न शहर में रह सकता है और न गांव में रह सकता है। अर्थात गांव एवं शहर के बीच एक नई व्यवस्था लेना होगा, तब कुछ सुधार हो सके। यह संभावना बस बनी रही है। इससे संभावना को जीवन को सार्थक बनाने के लिए यह चिंतन कारगर में हो जाए तो इसका विकास संभव है। उपन्यास इसी और संकेत कर रहा है। अर्थात गांव एवं शहर का जो रूप वर्तमान है उसको मिलकर एक विभिन्न रूप तैयार किया जा सकता है। न वही अति निम्नांतर का गांव और न निम्न स्तर का शहर, और न अर्थात संतुलित गांव एवं शहर की रचना संभव है, जहां बेईमानी एवं भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं मिले। उपन्यास में यथार्थ और आदर्श की टकराहट में सबसे पहले आदर्श हारता है और यथार्थ जीतता है। ठीक है, इस उपन्यास में यथार्थ क्या हो जाता है, जीत जाता है। ठीक है, और आदर्श हार जाता है। देखिए, यह उपन्यास उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संबंध रखता है, जहां अवधी का बोलबाला है। इसीलिए इस उपन्यास में अवधी भाषा के छोटे छोटे शब्द भी देखने को मिलता रहेगा, जो पात्र के वार्ता काल में उभर कर सामने आए हैं। पूरी रचना में हर एक अनुच्छेद में शासन व्यवस्था की कमियों को उजागर कटाक्ष के साथ किया गया है। यही कारण है कि इस उपन्यास के अध्येता एवं पाठक की रुचि कभी कम नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो शासन व्यवस्था में कमी है ना, उसका डायरेक्ट इसमें कटाक्ष जो है वो किया गया है। कहानी रोचकता से भरपूर है, पर जो इसका अंत हुआ, ठीक है, उसमें कुछ बातें उटपटांग सी लगती है। पर मेरा मानना है कि उपन्यास इसके माध्यम से भी कटाक्ष या व्यंग ही कस रहे हैं। प्रिंसिपल ने यह बात बड़े आश्चर्य से सुनी, फिर उदास होकर बोले, बाबू रंगनाथ, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर उससे यही बात साबित होती है कि तुम गधे हो। जो भी बातें उपन्यास के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है उसमें
परिणाम की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती। जो पात्र इस उपन्यास के हैं वे शिथिल दिखते हैं, उनमें उत्तेजना भरने की जो क्षमता होनी चाहिए वे नहीं है। जिस तरह किसी भी सब्जी में मसालों का अनुपात समानुपात में होता है तब वह स्वादिष्ट होती है और उसके अंतर से स्वाद प्रभावित होता है, ठीक उसी प्रकार उसके कथा में भी दृष्टिगत होते हैं, जिससे रुचि तो बरकरार है पर उसके अनुपात में असंतुलन है। यह उपन्यास शिवपालगंज नामक शहर के माध्यम से भारतीय व्यवस्था को उजागर कर रहा है, जिसमें व्यंग के उतने तीखे बाण नहीं लगते हैं जितना होना चाहिए। इसका नायक रंगनाथ इतिहास में अनुसंधान कर रहा है। इतिहास में क्या कर रहा है? अनुसंधान कर रहा है। वे समाज की पूर्व स्थिति को उजागर कर बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत निर्माण की बात करते हैं, पर उपन्यासकार की दृष्टि में आज का अनुसंधान करना घास खोदने के अलावा कुछ नहीं है। यह कथन का मिश्रण नायक के साथ है। यह और आगे ड्राइवर से प्रास्त लगता है, पर वह बचते हुए कहता है यह असली खादी थोड़े ही हैं, यह मील की खादी हैं। ड्राइवर ने रंगनाथ के इज्जत के साथ कहा, अरे साहब, खादी तो खादी, उसमें असली और नकली का क्या फर्क है। अफसर के चले जाने के बाद ड्राइवर और चपरासी रंगनाथ के पास आए। ड्राइवर ने कहा, जरा 2 रुपए तो निकालना जी। उसने मुंह फेर कर कढ़ाई से जवाब दिया, क्या मतलब है, मैं रुपए क्यों दूं? ड्राइवर ने चपरासी का हाथ पकड़कर कहा, आइए श्रीमान जी, मेरे साथ आइए। जाते जाते वह रंगनाथ से कहने लगा, तुम्हारी ही वजह से मेरी चेकिंग हुई है और तुम ही मुसीबत में मुझे इस तरह की बात करते हो। तुम्हारी यही तालीम है। ड्राइवर के द्वारा शिक्षा पद्धति पर प्रश्न खड़ा किया जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रंगनाथ के द्वारा यह कहा जाना वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ठीक है, उक्त वार्तालाप से स्पष्ट होता है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर कोई भी कड़वी प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र है। जो शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करता है, जो व्यंग से भरा होता है, पर वह आज तक नहीं सुधरी है, जिसका कारण स्पष्ट है। उसके पालन पोषक तत्व से लेकर इसके संरक्षण भी दोषी के काबिल हैं। यही व्यवस्था रही तो शिक्षा तहस नहस हो जाएगी। हालात बहुत नाजुक हैं। तब तो वैद्य जी वैद्यगिरी के अलावे शिक्षा व्यवस्था भी अपनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, शनिचर नौकर के माध्यम से पंचायत की सारी सुविधाएं अपने खाते में डालने के माहिर दृष्टिगत होते हैं, जिसमें मुर्गी पालन केंद्र, सहकारिता समिति, सामुदायिक मिलन केंद्र, कस्बे के इंटर कॉलेज, सब पर वैद्य जी का ही हाथ है। भ्रष्टाचार और राष्ट्रीयता इस प्रकार धुल मिल गया है कि उसको अलग करने वाला कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब तो वैद्य जी ही कहते हैं कि अब तो लोग मुझे ईमानदार कहेंगे कि भ्रष्टाचार। ठीक है, पर हमने छिपाया कुछ भी नहीं। ठीक है, इतना ही नहीं, शिवपालगंज में थानाध्यक्ष द्वारा चोरी डकैती और रिश्वत में कोई फर्क नहीं समझा है। इस थाना में इतना काम पड़ा है कि सारा काम पड़ा ही है समझो।
रंगनाथ कस्बे में सुधार लाना चाहता है, पर अपने मामा के खिलाफ मुंह खोलने की उसमें हिम्मत नहीं है। उसकी नैतिकता या जिम्मेवारी वैद्य जी के बेटे रूपन की दृष्टि में बेवकूफ़ी है। उसकी बेवकूफ़ी के कारण ही रूपन भी उसकी शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाता है, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को दोषी ठहराता है। रूपन राजनैतिक दृष्टि से मजबूत होकर समाज में या व्यवस्था में सुधार की बात नहीं करता है, बल्कि वह उस व्यवस्था को और मजबूती के साथ विकास का पक्षधार है। तब तो कहता है, जी हाँ, वह तो देख रहा हूँ, डकैती न हुई, रिश्वत हो गई। दरोगा जी ने भी उसी लहजे में कहा, रिश्वत चोरी डकैती अब तो सब एक हो गया है, पूरा साम्यवाद है। रूपन बाबू बोले, पिताजी भी यही कहते हैं। वे कहते हैं यही की पूरा साम्यवाद है। आगे जरा देखें, इंटर कॉलेज से मिस्टर खन्ना और मालवीय को वैद्य जी निकालना चाहते हैं। रंगनाथ वैद्य जी और प्रिंसिपल के खिलाफ खन्ना और मालवीय का पक्ष लेते हैं, लेकिन उन्हें निकालने से बचा नहीं पाते। उनकी ईमानदारी इतनी ही है कि खन्ना की जगह नौकरी स्वीकार नहीं करते हैं। उपन्यास में पिता पुत्र के संबंधों को भी टूटते हुए दिखाया गया है। यह टूटन बद्री पहलवान के घर का है, जिसमें वैद्य जी का पूरा हाथ है। बद्री पहलवान वैद्य जी को सार्वजनिक रूप से फजीहत करते हैं, पर वैद्य जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। अर्थात स्तर पर भी पूर्व की परंपराएं टूटी नजर आती है। पिता पुत्र एक दूसरे की आवश्यकता को जानते हुए भी पिता को वह सम्मान नहीं दे पाता है जो पुत्र के द्वारा मिलना चाहिए। लंगड़ अदालत से अपनी जमीन पर मालिकाने हक की लड़ाई जीत चुका है, लेकिन घूस न दे पाने के कारण उसको मालिकाना हक पत्र नहीं मिलता है। वह उसके लिए बार बार अदालत जाता है, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। लंगड़ा का मोह भंग नहीं होना, ये सारी बातें स्पष्ट कर रही है कि व्यवस्था एकदम तार तार हो गया है। जिसको व्यवस्था दी जाती है उसकी नीयत साफ नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में सुधार का सपना देखा जा सकता है, धरती पर उतारा नहीं जा सकता है। यही है व्यवस्था के कर्णधारों का धर्म कर्म। श्री लाल शुक्ल जी ने मौजूदा व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए रह जाते हैं, परंतु इस व्यवस्था के बदलाव की संभावना से आश्वस्त नहीं कर पाते हैं। इस उपन्यास के जितने पात्र हैं वे मौजूदा समय की हालात को चित्रित करते हैं, पर हालात को सुधारने की जिम्मेवारी कौन लेगा, कैसे करेगी, कैसे चलेगा। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है जिससे पाठक एक अध्येता वहीं तक सीमित रह जाते हैं जहां उपन्यासकार के द्वारा सीमा रेखा खींची गई है। आर्थिक क्षेत्र में उपन्यासकार ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि गांव में जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जैसे लोग सनय सनय ग्रामवासियों को संपूर्ण भूमि के स्वामी बनते जा रहे थे। निर्धर ग्रामवासियों को अपनी अपनी जीवन लीला चलाने के लिए अनेक अवसरों पर ऋण लेना पड़ता था। इस ऋण के लिए उन्हें अपनी भूमि गिरवी रखनी पड़ती थी, जिसे वे वापस नहीं छुड़ा पाते थे और अंततः अपनी जमीन से हाथ धो बैठे थे। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को रेणु ने मेरीगंज की प्रायः पूरी भूमि का मालिक बनते चित्रित किया है। हाँ, उसने उसका हृदय परिवर्तन दिखाते हुए
प्रत्येक किसान को उसकी कुछ भूमि लौटा देने की इच्छा व्यक्त करते दिखाया है। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि उपर्युक्त उद्देश्यों की सिद्धि के लिए ही रेणु जी द्वारा मैला आंचल की रचना की गई। यहाँ तहसीलदार का हृदय परिवर्तन होना बड़ी बात है, क्योंकि जब कोई वृद्धावस्था से गुजरा है तब उसकी स्मृतियों कुछ साफ होने लगती है। यही कारण है उसका हृदय उस कठोरता को छोड़ रहा है जिससे अपवित्र कार्य होता था। अब पवित्र होकर उसमें कुछ शिथिलता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो पाठक और अध्येता को प्रेरित कर रहा है और सजगता की ओर ले जा रहा है। अब राग दरबारी उपन्यास से संबंधित हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखिए राग दरबारी उपन्यासकार के लेखक कौन हैं, तो वो हैं श्री लाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1968 में। राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय थे? 35 अध्याय थे। उपन्यास राग दरबारी में किस गांव की दयनीय स्थिति को लेखक शिक्षित व्यक्ति की नज़र से देखना चाहते हैं? तो शिवपालगंज गांव। राग दरबारी उपन्यास में मुख्य पात्र कौन हैं? तो वैद्य जी हैं। राग दरबारी उपन्यास के छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का प्रबंधक कौन है? वैद्य जी हैं। उपन्यास में शनिचर का मूल नाम क्या था? मंगलदास। वैद्य जी के द्वारा किसे शिवपालगंज गांव का कठपुतली प्रधान बनाया जाता है? शनिचर को मंगलदास। उपन्यास राग दरबारी का प्रारंभ और अंत होता है रंगनाथ के गांव शिवपालगंज आने से प्रारंभ और रंगनाथ के शिवपालगंज गांव से जाने से अंत होता है। पात्र रंगनाथ शिवपालगंज गांव किनके पास आता है? तो वैद्य जी के पास। वैद्य जी रंगनाथ के मामा हैं। श्री लाल शुक्ल ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो 10 उपन्यास लिखे हैं। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1968 ईस्वी। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे है, श्री लाल शुक्ल के किन उपन्यास का 15 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी अनुवाद प्रकाशित हुआ है? तो राग दरबारी उपन्यास में। श्री लाल शुक्ल की किस रचना के लिए एक दूरदर्शन धारावाहिक निर्माण भी हुआ है? तो राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र नायक के रूप में आदि से अंत तक कथा के केंद्र में बना रहता है? तो वैद्य जी। राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र आज की क्रांतिकारी युवा पीढ़ी की प्रतीक है? रूपन बाबू। राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? शिवपालगंज। राग दरबारी उपन्यास में रूपन बाबू और बद्री पहलवान किसके पुत्र हैं? तो वैद्य जी के पुत्र हैं। आगे है, राग दरबारी उपन्यास का कथानक कितने परिच्छेदों में विभाजित है? या राग दरबारी उपन्यास में कितने अध्याय हैं? तो 35 परिच्छेद या 35 अध्याय हैं। राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग किया गया है? तो मास्टर मोतीराम। आगे है कि राग दरबारी उपन्यास के पात्र वैद्य जी के चरित्र की विशेषता क्या है? तो व्यवहार कुशल, दोहरा चरित्र और रिश्वतखोर। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास में कौन सा पात्र रंगीले नेता के रूप में हमारे समक्ष आता है? रूपन बाबू। राग दरबारी उपन्यास में नौजवान रंगनाथ किस विषय में शोध करता है? इतिहास में। राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि रंगनाथ के मामा का क्या नाम है? तो वैद्य जी। राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज किस योजना के तहत खुलने वाले हजारों कॉलेजों का प्रतिनिधित्व करता है? तो पहला पंचवर्षीय योजना। राग दरबारी में लुच्चों का अड्डा कहाँ बनता चला गया है? तो छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज। राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि जब रूपन बाबू 18 वर्ष के थे
तब वे स्थानीय कॉलेज में कितनी कक्षा में पढ़ते थे? तो 10वीं कक्षा में। राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच खींचाताना को दर्शाया गया है? तो आदर्शवाद और यथार्थवाद। राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि सिपालगंज में कितने थाने थे? तो 1 थाने थे। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो श्री लाल शुक्ल हैं। राग दरबारी का अंग्रेजी अनुवाद किस लेखक के द्वारा किया गया है? तो गिलियन राइट के द्वारा किया गया है। सिपालगंज किस पंचायत के अंतर्गत आता है? तो भीखमखेड़ा के अंतर्गत आता है। राग दरबारी में शिक्षा संस्थान के रूप में किस कॉलेज को प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज को। आगे है कि उद्दंडता और अनुशासनहीनता के रोग से ग्रसित विद्रोही युवा पजी के रूप में उपन्यासकार ने किसे प्रस्तुत किया है? तो रूपन बाबू को किया है। गांव के गुंडों का सरदार बद्री पहलवान के पिता का क्या नाम था? बैद जी नाम था। राग दरबारी में किसको भारतीय बुद्धिजीवियों के रुगन प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है? रंगनाथ को किया गया है। रंगनाथ बैद जी का कौन है? तो भांजा है। आगे है कि उनकी इतनी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं अर्पित करते थे और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। रिक्शे यहाँ होना चाहिए। उपन्यासकार ने यह टिप्पणी किसके लिए किया है? तो रूपन के लिए। किसके लिए? रूपन के लिए। दुनिया में काल्हे के जोर को ही सबसे बड़ी ताकत मानते हैं तो गया दिन। आगे है किस पात्र के लिए कहा गया है कि उपन्यास के अंत में उसके व्यवहार में अचानक परिवर्तन देखा जाता है? तो रूपन बाबू। भीखमखेड़ा गांव का प्रधान रामाधीन किसे बनवा देता है? तो अपने चचेरे भाई को। आगे देखिए कि किसका मुख्य काम बैद जी की बैठक में सुबह शाम भांग घोटना था? तो शनिचर का काम था। राग दरबारी का एकमात्र ऐसा पात्र है जिसे रचना करके साथ ही समूचे पाठक समुदाय की भी सहानुभूति प्राप्त है? तो लंगड़। बैद जी किसे ग्राम सभा का प्रधान बनाने के लिए चुनाव अधिकारी के लिए एक सस्ती घड़ी का इंतजाम करते हैं? तो शनिचर। आगे है कि किसके माध्यम से उपन्यासकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था को यथार्थ को प्रस्तुत किया है? लंगड़। प्रिंसिपल साहब किस बैठक में नित्य उपस्थित होकर उनकी चापलूसी करते हैं? तो बैद जी। राग दरबारी उपन्यास में अध्यापकों पर कौन सा मुकदमा किया जाता है? तो 107 का मुकदमा किया जाता है। आगे है कि आम अध्यापक समुदाय के प्रतिनिधि पात्र कौन है? तो खन्ना मास्टर हैं। मास्टर खन्ना किसकी सहानुभूति जुटा पाने में सफल होते हैं? तो छात्र नेता रूपम और रंगनाथ। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन की जांच के बहाने गहरे षड्यंत्र द्वारा किसे त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर देते हैं? तो मास्टर खन्ना और मालवीय को। उपन्यास में गांव के असामाजिक तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो जोगनाथ को। जोगनाथ किस भाषा का प्रयोग करता है? तो सफरी भाषा का। उपन्यासकार ने निरामिष सूदखोर महाजनों के प्रतिनिधि के रूप में किसे दर्शाया गया है? तो गयादीन को। किसे? गयादीन को। कभी ना पढ़ने वाले गवाह के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? तो पंडित राधेलाल। कौन? पंडित राधेलाल। सरकारी पैसे के द्वारा सरकारी पैसे के लिए जीने वाला व्यक्ति कौन है? तो कालिका प्रसाद। कौन है? कालिका प्रसाद। आगे है बद्री पहलवान और रूपन किस पर मोहित होते हैं? तो बेला जो कि नारी पात्र है। किस पर? बेला जो कि नारी पात्र है। राग दरबारी उपन्यास का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो रंगनाथ का शहर से सिपालगंज आने से। आगे है कि राम दरबारी उपन्यास का अंत किसके मन में पलायन संगीत से होता है? तो रंगनाथ का। राग दरबारी उपन्यास में एकमात्र नारी जो पात्र हैं उनका नाम क्या है? तो बेला है। राग दरबारी
के 24वें भाग में चुनाव की कितनी प्रणालियां में होना या 3 प्रणालियां रामनगर वाली, निवेदों वाली और महिलापुर वाली। शनिचर ग्राम सभा के चुनाव में कहाँ के तरकीब से चुनाव जीत जाता है, तो महिलापुर वाली। 23वें परिच्छेद के सभी आदमी पड़ोस के गांव में किनके यहाँ दावत खाने गए थे जो खून के केस में सिफारिश, रिश्वत एवं गवाह को वाजाइत बरी हो गया है, तो हरिराम। श्री लाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए प्रस्तुत हुआ, तो विश्रामपुर का संत के लिए। राग दरबारी किस कोटि का उपन्यास है, तो व्यंग प्रधान राजनीति है और सत्ता या सामान्य बात कहकर के किसी विशिष्ट इंगितों की ओर इशारा करना व्यंग प्रधान कहलाता है। राग दरबारी के लिए सही कथन क्या है, तो आदर्शवाद और यथार्थवाद का बीच में टकराव। आगे है कि राग दरबारी की एकमात्र नायिका पात्र का क्या नाम है, तो बेला। राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से किसने किया है, तो गिरीश रस्तोगी ने। राग दरबारी बड़ी उब का महाग्रंथ है और इसका अवशिष्ट रह जाना ही इसकी नियति है। किस पत्रिका में छपा कथन है, तो कथा में। राग दरबारी के यथार्थ चित्रण की कथा भंगिता को व्यंग लीला किसने कहा, तो नित्यानंद नंद तिवारी ने। राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का सामना हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कर पाता रहा है। धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित आलोचना किस आलोचक की है, तो परमानंद श्रीवास्तव की है। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में बड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मारकर पार हो सकता है। यह कथन किसका है, किस उपन्यास का है, तो राग दरबारी का है। आगे देखिए, आगे है कि लेक्चरर का मजा तो तब है जब सुनने वाला भी समझे और बकवास कर रहा हूँ और बोलने वाले भी समझे मैं बकवास कर रहा हूँ। यह कथन किस उपन्यास में वर्णित है, तो राग दरबारी में। हृदय परिवर्तन के लिए रोब की जरूरत होती है और रोब के लिए अंग्रेजी की। यह कथन किस उपन्यास का है, राग दरबारी का। गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है। यह कथन किस उपन्यास का है, राग दरबारी में। कहा तो घास खोज रहा हूं अंग्रेजी में से रिसर्च कहते हैं, किसका उपन्यास का है, तो राग दरबारी में श्री लाल शुक्ल का। स्टेशन बैगन से एक अफसर नुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसर उतरे। यह कथन किस उपन्यास का है, तो राग दरबारी का है। एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि उसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार के लिए हुआ था। यह कथन किस उपन्यास का है, राग दरबारी उपन्यास का है। आगे है कि शिवपालगंज के सबसे प्रमुख और गंजहा कौन था जिसके परोपकारिता के किस्से सुनाए जाते और कमजोर लोगों को सहायता के लिए बिना बुलाए पहुंचाया जाता था, तो ठाकुर दूरबीन सिंह। राग दरबारी उपन्यास में पृथ्वीपद वैद्य जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग के हनुमान जी को एकमात्र देवता कौन मानता था, शनिचर। उपन्यास राग दरबारी में कितने दो पात्रों के बीच राजनीति प्रतिद्वंदित है, तो वैद्य जी और रामदीन भिखम खेड़वी के बीच। राग दरबारी का कौन सा पात्र है जो अस्थायी आम आदमी का प्रतिनिधि है जो भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होता है, तो लंगड़। वह कौन सा स्थानीय गुंडे लगभग हमेशा नेस में वे प्रत्येक 2 सिलेबस के बीच एक ध्वनि डालने से एक अनूठी भाषा बोलना, तो जोगनाथ। रंगनाथ शहर के शिवपाल के गांव में अपने मामा जी के पास कितने महीने के लिए छुट्टी बिताने आते हैं, तो 5 या 6 महीने। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण है, तो शिवपालगंज का। लेक्चर का मजा तब है जबकि अच्छा होते हुए भी अनपढ़ है। यह कथन किसका है, राग दरबारी का। आगे है राग दरबारी उपन्यास में पात्र रामाधीन भिखम खेड़वी कौन सा व्यापार करता है, तो अफीम का व्यापार करता है। आगे है शिवपालगंज में लगभग 5 मील की दूरी पर
एक मेला लगता था, यह मेला कब मनाया गया जाता था? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। राग दरबारी में किस पात्र को स्थानीय गुंडे के रूप में वर्णित किया गया है? जोगनाथ को। राग दरबारी उपन्यास की किस विद्या की रचना है? तो यह उपन्यास है। आगे इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों कि राग दरबारी के रचयिता कौन है? तो राग दरबारी के रचयिता कौन है? श्री लाल शुक्ल हैं। श्री लाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो श्री लाल शुक्ल का जन्म हुआ था 1925 में। कब? 1925 में। आगे है इसके बाद कि श्री लाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किस व्यंग्यात्मक को प्रस्तुत किया है? किस व्यंग्यात्मक को प्रस्तुत किया है? तो भारतीय व्यवस्था को प्रस्तुत किया है। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो रिपोतोज शैली में। ठीक है। आगे है कि श्री लाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है? श्री लाल शुक्ल का पहला उपन्यास क्या है? तो सूनी घाटी का सूरज। क्या है? सूनी घाटी का सूरज। आगे है कि राग दरबारी उपन्यास में छंगामल इंटर कॉलेज का प्रबंधक कस कौन है? प्रबंधक कस कौन है? तो वैद्य जी है। आगे है कि राग दरबारी उपन्यास का पूरा घटनाक्रम कौन सा गांव का है? तो यह जो है सीपालगंज का है। कौन सा? सीपालगंज का है। राग दरबारी उपन्यास में कितने अंकों का वर्णन है? तो टोटल 35 वर्णों का वर्णन है। उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया जाता है? तो यह किया जाता है मलेरिया का। किसका? मलेरिया का। राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच के खींचतान को दिखाया गया है? तो यह दिखाया गया है आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच के खींचातान को। निम्नलिखित में से उपन्यास का मुख्य पाज कौन है? उपन्यास का मुख्य जो पात्र होना चाहिए, पाज नहीं सॉरी दोस्तों, मुख्य पात्र पूछा गया है कि कौन है? तो रंगनाथ है। कौन है? रंगनाथ है। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो राग दरबारी का जो प्रकाशन वर्ष है दोस्तों वह है 1968। राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा किया गया है? ठीक है, किस जीवन की समीक्षा किया गया है? ग्रामीण जीवन की। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पात्र है वो राग दरबारी उपन्यास का है? राग दरबारी उपन्यास का है। तो सभी के सभी जो है ये तो दिख ही रहे हैं इसी का। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग परक उपन्यास है? व्यंग परक उपन्यास इसको बोला जाता है या उपोपन्यास उपन्यास बोला जाता है। ठीक है, तो राग दरबारी है, याद रखिएगा राग दरबारी। आगे है कि निम्नलिखित श्री लाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है? किसे समेटने का प्रयास किया है? तो भारत के गांवों में जन्मी विसंगतियों को समेटने का काम किया है। आगे है राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को सम्मानित किया गया है। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को सम्मानित किया गया है। किस किस पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राग दरबारी उपन्यास में किसे सबसे समझदार व्यक्ति कहा गया है? राग दरबारी उपन्यास में किसे सबसे समझदार व्यक्ति कहा गया है? तो गयादीन को। राग दरबारी उपन्यास में किसकी दृष्टि से राजनीति में सब तरह का कमीनापन चलता है? तो किसकी दृष्टि से? रूपन की दृष्टि से। निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? तो दोस्तों मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो है छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज और सीपालगंज। ठीक है, तो मुख्य केंद्र बिंदु ऐसे तो गांव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए आप लोग। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसका गांव मेन है। आगे है राग दरबारी में कौन सा पात्र जो है अपनी आटा चक्की की गाना सुनाने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो कौन सा पात्र है? मास्टर मोतीराम। आगे है इसके बाद कि कहा तो घास खोद रहा हूँ अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहते हैं। राग दरबारी के किसके द्वारा कहा गया है? तो यह रंगनाथ के द्वारा कहा गया है। आगे है निम्नलिखित उपन्यास में होनहार बिखान के होत चिकने पात प्रस्तुत पंक्ति में किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है रूपन के लिए। आगे है निम्नलिखित उपन्यास में कौन 3 सालों से 10वीं कक्षा में पढ़ता है? तो कौन 3 साल से दक्षिण कक्षा में पढ़ता है? रूपन। यह घर मेरा नहीं कौन सी विद्या है? यह घर मेरा नहीं कौन सी विद्या है? कहानी है।
आगे है, राग दरबारी उपन्यास के आधार पर शिवपालगंज में कितने थाने थे? शिवपालगंज में कितने थाने थे? तो एक थाने थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास श्री लाल शुक्ल का है? तो श्री लाल शुक्ल का क्या है? सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, पहला पड़ाव, ये सभी सही हो जाएंगे। आगे है इसके बाद, श्री लाल शुक्ल को उत्तर प्रदेश में कौन सी सेवा के लिए चुने गए थे? तो सिविल सेवा में ये चुने गए थे। ठीक है। राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेमिका थी? बेला जो थी एकमात्र महिला पात्र थी, वो किसकी प्रेमिका थी? प्रेमचंद की। आगे है इसके बाद कि राग दरबारी उपन्यास में बच्चों का अड्डा कहाँ बनता चला गया? बच्चों का अड्डा कहाँ बनता चला गया? तो कॉलेज। दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।